ठीक है, तो ये हमारी क्या आपकी माइकलिस मेंटन इक्वेशन। सो लाइन वीवर बुक प्लॉट, दिस वाज बिटवीन 1 by v वर्सेस 1 by s। ठीक है, फिर हमने देखा था आपका जो सेकेंडली देखा था वो कौन सा था आपका, दैट इज एडी-हॉफस्टी प्लॉट, v और v by s के बीच में। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, जैसे एक और भी मैं आपको बताता हूँ, मतलब मेन तो चलो पेपर में इसी में जाता है। एक होता है हेन्स वॉल्फ प्लॉट, हेन्स वॉल्फ प्लॉट। अब ये जो प्लॉट होता है ये किसके बीच में होता है, एस बाय वी वर्सेस एस। ठीक है, मतलब अलग अलग प्लॉट्स होते हैं, जैसे जनरली जो आपने ज्यादा पढ़ा हुआ है वो लाइन वीवर ही पढ़ा हुआ है। ठीक है, एडी-हॉफस्टी होता है, हेन्स वॉल्फ प्लॉट होता है। तो एडी-हॉफस्टी में बेसिकली हमने क्या किया था कि जैसे ये इक्वेशन थी v इज इक्वल टू वी मैक्स एस बाई के एम प्लस एस, आप इसको इन्वर्ट करो और वी मैक्स से मल्टीप्लाई करो। ठीक है ना, मतलब आपको ऐसे अरेंज करना है इक्वेशन को, एट द एंड आपको y एक्सिस पे v रखना है। ठीक है, जो हमने ये रखा है, और x एक्सिस पे आपने क्या रखना है, v बाय s। सो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो बेसिकली जो ग्राफ आता है, ऑब्वियसली जो वैल्यूज आएंगी, जैसे अगर यहाँ पर v बाय s 0 है तो v की वैल्यू v मैक्स है, तो ऐसे से अलग अलग वैल्यूज आएंगी, v बाय s पे v इतना है, यहाँ पर इतना, तो ऐसा सा प्लॉट आ जाता है। तो इसका स्लोप क्या होता है, माइनस के एम। Important thing to remember that from this Addy-Hofstee plot or from the graph between v versus v by s, we can calculate v max, we can calculate km, and we can calculate turnover number. All the three things can be calculated. ठीक है, तो ये आपने इसके अंदर याद रखना है। ठीक है, अब मैं आपको ना एक जैसे क्वेश्चन ये कराऊंगा। ठीक है, देखो अब ना अभी तक जो हमने पढ़ा है, मैंने आपको एक टर्नओवर नंबर बताया और एक केएम बताया। ठीक है ना, टर्नओवर नंबर बेसिकली क्या था आपका, के कैट। ठीक है ना, अभी तक हमने दो चीजों की बात करी है, के कैट और एक बात करी हमने के एम। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया था कि के कैट ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, जितना टर्नओवर नंबर ज्यादा है, ज्यादा होगा, मतलब उतना एंजाइम बेटर है। ठीक है, और के एम क्या होना चाहिए, कम से कम। ठीक है, के एम क्या होना चाहिए, कम से कम। अब जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, द फॉलोइंग small peptide substrates are used for determining elastase activity and the following data have been recorded। ठीक है, जैसे ये शो कर रखा है कि आपके पास ये अलग अलग पेप्टाइड्स हैं और इलास्टेज की एक्टिविटी को चेक करना है। ठीक है, सो के एम की वैल्यूज गिवन है, के कैट की वैल्यूज गिवन है। जो एरो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि जहाँ पे वो क्लीवेज करता है। ठीक है, जैसे हमने प्रोटीन्स में पढ़ते हैं ना कि ट्रिप्सिन कहाँ पे एक्ट करता है, काइमोट्रिप्सिन कहाँ पे एक्ट करता है, और कार्बोक्सीपेप्टिडेज कहाँ पर एक्ट करता है। द सेम वे, so they have shown the sites where elastase is cutting। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ना कुछ उसने ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं कि PAPF is digested most rapidly, PAPH is digested most rapidly, a hydrophobic residue at the C terminus seems to be favored, a smaller residue at the C terminus seems to be favored। ठीक है, elastase always require a smaller residue at the N terminus of cleavage site। ठीक है, तो ये 5 आपको उन्होंने स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और आपको बताना है इन 5 में से कौन सी आपकी करेक्ट है। ठीक है, जैसे फर्स्ट ऑप्शन है AC, BD, E ओनली, D, E ओनली। ठीक है, सो करो आप इस क्वेश्चन को। सो हाउ टू डू सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, अगर यहाँ पर देखो, मैंने आपको एक बात बतानी चाहिए, के एम कम से कम चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो के एम सबसे कम 0.64 है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए, लेकिन के कैट सबसे ज्यादा 37 है। ठीक है, तो के कैट तो जैसे यहाँ पर 3 सबस्ट्रेट हैं, 1 2 3। ठीक है, तो आपने चलो बिल्कुल सही कहा कि के एम तो सबसे कम थर्ड का है, लेकिन के कैट सबसे ज्यादा किसका है, सेकंड का। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, ठीक है, कि के कैट किसी और का ज्यादा है, के एम किसी और का कम है। ठीक है, अगर ऐसा होता है एक का के कैट ज्यादा है, के एम किसी का कम है, तब तो वही आंसर था। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम क्या वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, के कैट बाय के एम। ठीक है, कि हम ये रेशियो निकालते हैं हमेशा। ठीक है, जैसे मान लो फर्स्ट है तो 26 डिवाइडेड बाय 4.02, इट कम्स आउट टू बी 6.46, ये के कैट बाय के एम है। ठीक है,
इफ आई कैलकुलेट 37 डिवाइडेड बाय 1.51, ठीक है, इट कम्स आउट टू बी 24.5, and if I calculate 18 divided by 0.64, it comes out to be 28.125, ठीक है। अब ये क्या होता है ना, एग्जाम में एग्जैक्ट निकालना पड़ा हुआ है, अप्रोक्सीमेट आप लिख सकते हो, जैसे 26/4 कितना होगा, मतलब 6 पॉइंट कुछ होगा, 37/1.5 ऑब्वियसली ये 24-25 होगा, और 18/0.64 कितना होगा, ठीक है। तो ये जस्ट आपको सिंपल, यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट दिस वैल्यूज। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड करेंगे कि सबसे ज्यादा के कैट बाय के एम की वैल्यू किसकी आई है, थर्ड की, ठीक है, किसकी आई है, थर्ड की, ठीक है। मतलब एंजाइम एक ही है, उसके 3 सबस्ट्रेट है, S1, S2, S3, मतलब एंजाइम तीनों पे एक्ट कर सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा एफिनिटी या सबसे ज्यादा फास्ट किस पे एक्ट करेगा, PAF के ऊपर, ठीक है, क्योंकि इसमें वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही है, G इज ग्लाइसिन, A इज एलेनिन, F इज फिनाइल एलेनिन, तो B गलत हो गया। C क्या है, हाइड्रोफोबिक रेजिड्यू एट द C टर्मिनस सीम्स टू बी फेवर्ड। अब हाइड्रोफोबिक जैसे कोई भी ऐसा सीक्वेंस होता है तो ये एन टर्मिनस होता है, ये आपका C होगा, ठीक है ना, दो के बीच में, एक इस तरफ एन उस तरफ C, क्योंकि जो प्रोटीन्स होते हैं ना उसमें हम N to C की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो आउट ऑफ ग्लाइसिन, एलेनिन एंड फिनाइल एलेनिन आपका ज्यादा हाइड्रोफोबिक है, सो ए हाइड्रोफोबिक रेजिड्यू एट द C टर्मिनस सीम्स टू बी फेवर्ड, ठीक है। A smaller residue at the C terminus seems to be favored, ये गलत हो गया। और इलास्टेज ऑलवेज रिक्वायर्स ए स्मॉलर रेजिड्यू, जैसे इलास्टेज एलेनिन के बाद कट कर रहा है, सो इलास्टेज ऑलवेज रिक्वायर्स स्मॉलर रेजिड्यू एट द एंड टर्मिनस ऑफ द क्लीवेज साइट, ठीक है। सो A, C and E are correct, beside that your B and D are incorrect, ठीक है। तो नेक्स्ट बेसिकली हमारे पास क्या है, जैसे मान लो कोई भी एंजाइम है, एंजाइम के अंदर क्या होती है, एक्टिव साइट, वहां पर आगे आपका सबस्ट्रेट बाइंड करता है, ठीक है, तो क्या बन जाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और फिर उससे क्या बन जाता है, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट, मतलब एंजाइम अलग हो जाता है, प्रोडक्ट आपका अलग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जैसे कुछ कांस्टेंट होते हैं, जैसे अगर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो K+1 फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, K-1 फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, और ये हो गया K+2, ठीक है, दैट इज कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इसमें नोट हो गया एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर ना इन कांस्टेंट्स के बेस पे ना हम Km डिफाइन करते हैं, ठीक है, उसकी डेरिवेशन में तो हम नहीं जाएंगे, आपको सिंपली याद रखना है Km इज इक्वल टू K-1 प्लस K+2 डिवाइडेड बाय K+1, ठीक है, मतलब इसकी डेरिवेशन होती है, बट वी विल नॉट गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ डेरिवेशन, कि एंजाइम और जो आपका सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनता है उसके लिए K+1 होता है फॉरवर्ड, K-1 बैकवर्ड, और K+2, ठीक है। तो यहाँ से ये जो इसको हम क्या बोलते हैं, Km, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है, जब K+2 जो है, इफ इट इज मच लेस देन K-1, K+2 जो है वो K-1 से बहुत छोटा है, अगर हम ऐसा केस मान के चलें, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हम Km को क्या लिख सकते हैं, K-1 बाय K+1, जिसका मतलब होता है आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। मतलब जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि Km रिप्रेजेंट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट, Km रिप्रेजेंट्स एसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। तो जब ऐसी कंडीशन है कि K+2 बहुत कम है K-1 से, so when these conditions hold, comma, Km does represent a measure of the enzyme for its substrate, ठीक है। तो एक बात आप हमेशा याद रखो कि अगर कहीं पे लिखा आता है Km रिप्रेजेंट्स एसोसिएशन कांस्टेंट, Km रिप्रेजेंट डिसोसिएशन कांस्टेंट, Km रिप्रेजेंट्स बोथ, ठीक है, तो आपने क्या याद रखना है, Km represents
डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट। Km किसको रिप्रेजेंट करता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट को। ठीक है, तो ये आपने एज सच याद रखना है। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन। सो जो हम करेंगे इसमें कि जैसे ए से ई बनाने में आपको वो बता रहा है 4 एंजाइम्स चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो ए है, ए से पहले बन रहा है बी, बी से बन रहा है सी, सी से बन रहा है डी, टी से बन रहा है ई। ठीक है, तो यहाँ पे 5 एंजाइम चाहिए आपको, ई ए, ई बी, ई सी एंड ई डी। ठीक है ना, ये सॉरी 4 एंजाइम चाहिए आपको। तो इनका ना के एम दे रखा है। तो जैसे एक का के एम दे रखा है 10⁻², एक का दे रखा है -4, एक का दे रहा है -5 और इसका भी दे रखा है -4। तो ये चारों के क्या दे रखे हैं आपको? के एम वैल्यूज। ठीक है, अगर सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 10⁻⁴ है, ठीक है, ये उसने आपको बता रखा है कि जितने भी सबस्ट्रेट हैं प्रोडक्ट हैं वो इतने हैं। ठीक है, तो कौन सा रेट लिमिटिंग स्टेप? ठीक है, अब आप देखो कि ना सबस्ट्रेट तो इतना ही है सारे के सारे, मतलब ए बी सी डी ई सब के सब इतने ही है, लेकिन जो पहला एंजाइम है ना उसका के एम ज्यादा है। ठीक है ना, अगर 10⁻² क्या होता है? 10⁻⁴ से ज्यादा है। ठीक है ना, बाकियों का तो या तो इक्वल है, अब 10⁻⁵ 10⁻⁴ से भी कम है और ये भी इक्वल है। तो जिस एंजाइम का के एम गिवन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से भी ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि के एम पे तो सिर्फ Vmax/2 अचीव होना है। तो अगर तो वैल्यू के एम जितना आपको चाहिए, जितना के एम की वैल्यू है उससे भी कम सबस्ट्रेट है, तो ऑब्वियसली वो वाला स्टेप क्या होगा आपका? रेट लिमिटिंग स्टेप। ठीक है, तो जो थर्ड है कि जो फर्स्ट स्टेप हो गया बेसिकली, वैसे तो जो ए टू बी वाला है वो क्या होगा आपका? रेट लिमिटिंग स्टेप। So next topic we have, that is type of inhibition. ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर वी हैव टाइप्स ऑफ इनहिबिशन। ठीक है, तो जैसे हमारे पास कितने टाइप के इनहिबिशन होते हैं? 3 टाइप के, कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव। ठीक है, कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव, ये 3 टाइप के क्या होते हैं हमारे पास? इनहिबिशन। ठीक है, सो इन तीनों को हम पढ़ेंगे कि क्या क्या इन टाइप्स के इनहिबिशन में होता है, क्योंकि एग्जाम में बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर क्या होता है। ठीक है, सो अगर कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की हम बात करें, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इनहिबिशन ठीक है, तो आप इनहिबिशन को ध्यान से सुनना कि बेसिकली होता क्या है। जैसे मान लो आपके पास कोई भी एंजाइम है, अब एंजाइम के अंदर क्या होती है? एक्टिव साइट। जैसे ये एंजाइम है, एंजाइम के अंदर क्या होती है आपकी? एक्टिव साइट। एक्टिव साइट, एक्टिव साइट वो होते हैं जहां पर आगे आपका सबस्ट्रेट बाइंड करता है। ठीक है, नॉर्मली तो क्या होगा? सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, जैसे ये सबस्ट्रेट है, ये जाके बाइंड कर गया और क्या बन गया आपका? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और फिर ये किसमें कन्वर्ट हो गया? आपके एंजाइम प्लस प्रोडक्ट, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। ठीक है, दिस इज समथिंग विच इज हैपनिंग नॉर्मली। बट क्या होता है? जो इनहिबिटर होता है, अगर जो इनहिबिटर है वो भी इसी साइड के लिए compete करे, कि मतलब सक्सिन जो आपका सॉरी सबस्ट्रेट है और जो इनहिबिटर है वो एक तरह से क्योंकि सबस्ट्रेट है और जो इनहिबिटर है दे आर कंपीटिंग फॉर द सेम साइट। ठीक है,
कि सबस्ट्रेट भी लग सकता है, इनहिबिटर भी लग सकता है। लेकिन अगर आपका इनहिबिटर लग गया तो बेसिकली क्या बन जाएगा, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबस्ट्रेट और इनहिबिटर है मतलब वो ना उनका स्ट्रक्चर एक सा होता है, मतलब दे रिजेंबल ईच अदर। ठीक है ना, कि जो सबस्ट्रेट है और जो इनहिबिटर है वो एक दूसरे से क्या करते हैं, आपके रिजेंबल करते हैं। ठीक है, तो इसी कारण जो आपका अगर तो सबस्ट्रेट लगा तो ऑब्वियसली क्या होगा आपका कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और फिर आपका एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इनहिबिटर लगा तो क्या बन जाएगा आपका एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये बेसिकली कौन से टाइप की इनहिबिशन होता है, कॉम्पिटिटिव के अंदर। ठीक है, जैसे इसमें क्लासिकल जो केस हम लेके चलते हैं वो होता है आपका जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है। ठीक है, ये जो हमने पढ़ा भी था आपका किसके अंदर, सिट्रिक एसिड साइकिल में, कि जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है उसका सबस्ट्रेट तो क्या होता है आपका सक्सिनेट। ठीक है ना, सबस्ट्रेट क्या होता है आपका सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये रिएक्शन में पढ़ी थी कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज क्या करता है, सक्सिनेट से फ्यूमारेट बनाता है। ठीक है, जैसे मान लो ये सक्सिनेट है, CO नेगेटिव CH2 CH2 CO नेगेटिव, ये क्या आपका सक्सिनेट है, दिस इज योर सक्सिनेट। तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में क्या बन जाता है आपका फ्यूमारेट। ठीक है, जो फ्यूमारेट होता है वो क्या होता है आपका CO नेगेटिव CH डबल बॉन्ड CH CO नेगेटिव। ठीक है, ये क्या होता है आपका फ्यूमारेट। ठीक है, नॉर्मली तो ये रिएक्शन करानी है, लेकिन जो इसका इनहिबिटर होता है वो होता है मैलोनेट। ठीक है, मैलोनेट का स्ट्रक्चर होता है ये CO नेगेटिव CH2 CO नेगेटिव, दिस इज मैलोनेट। ये क्या होता है आपका, दिस इज योर मैलोनेट। ठीक है, तो एक तरह से यहाँ पर क्योंकि आप देख सकते हो कि मैलोनेट और सक्सिनेट का स्ट्रक्चर रिजेंबल कर रहा है। ठीक है, तो अगर सक्सिनेट लगता है तो ठीक है आपका फ्यूमारेट बन जाएगा, अगर मैलोनेट लगता है तो फिर वो उसको क्या करता है, इनहिबिट करता है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास एक और एग्जांपल होता है, वो होते हैं सल्फा ड्रग्स। ठीक है, सल्फा ड्रग्स, सल्फा ड्रग्स। ठीक है, जैसे इसमें क्या होता है बेसिकली, सल्फा ड्रग्स जो होते हैं वो इनहिबिट करते हैं डाईहाइड्रोटिरोट सिंथेटेज। डाईहाइड्रो मतलब ये फॉलिक एसिड वगैरह बनता है ना, उसके पाथवे में चाहिए होता है डाईहाइड्रोटिरोट सिंथेटेज, सिंथेटेज। ठीक है, वैसे तो जो बेसिकली इस एंजाइम का सबस्ट्रेट है, इस एंजाइम का जो सबस्ट्रेट होता है वो तो होता है पैरामिनो बेंजोइक एसिड, पैरामिनो बेंजोइक एसिड, दैट इज COH NH2, ये इसका सबस्ट्रेट है। ठीक है, लेकिन जो इसका इनहिबिटर है वो क्या होता है, सल्फिनामाइड या जो सल्फा ड्रग है। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, NH2 S डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है ना, तो ये सल्फर ड्रग है, ये तो सबस्ट्रेट है और ये क्या आपका इनहिबिटर है। ठीक है, मतलब जब भी सबस्ट्रेट और इनहिबिटर आपके रिजेंबल करते हैं तो उस केस में क्या होता है आपका कि बेसिकली एक तरह से जो सबस्ट्रेट लगता है तो ठीक है तो प्रोडक्ट बनेगा, बट इनहिबिटर लग जाता है तो फिर आपका आपका प्रोडक्ट नहीं बन पाता, फिर सबस्ट्रेट नहीं लग पाएगा। ठीक है, अब मेन जो आता है ना वो आपको ग्राफ याद रखना, जैसे लाइनवीवर प्लॉट बनाया था हमने। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखना कि एग्जाम में मतलब मोस्ट ऑफ द जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा ग्राफ पे आता है कि आप जज कर पाओ कि जो इनहिबिशन हो रही है किस टाइप का इनहिबिशन है ये। ठीक है, वो 4 ग्राफ ही दे देगा। ठीक है, अब जैसे बेसिकली मान लो हमारे पास एक ग्राफ तो मान लो ये है आपका, जैसे मान लो ये मैंने ग्राफ शो कर दिया, दिस इज वन ग्राफ। ठीक है, जो बेसिकली हमने लिख दिया कि जो है इनहिबिटर की एब्सेंस में है। ठीक है, दैट इज माइनस इनहिबिटर। दूसरा ग्राफ जैसे मान लो मैंने ये बनाया, दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर।
ठीक है। ये मैंने क्या दिखाया कि इनहिबिटर की प्रेजेंस में ये ग्राफ आया, ठीक है। किस किस के बीच में ग्राफ है ये, 1/v वर्सेस 1/s, 1/s, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आती है हमारे पास, अब यहाँ पे ना एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे बोलते हैं अल्फा, दैट इज -1/α Km, ठीक है। जब इनहिबिटर आपका है तो अल्फा की वैल्यू मान लो है 2, जब नहीं है तो अल्फा क्या है 1, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर तो वैल्यू -1/Km ही रहेगी, लेकिन यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी -1/2 Km, ठीक है। और ये जो वैल्यू है ये क्या होती है आपकी 1/Vmax, ठीक है। और यहाँ पर जो स्लोप आता है, स्लोप हम क्या लिखते हैं, अल्फा Km/Vmax, अल्फा Km/Vmax, ठीक है। ये भी ना पूरी डेरिवेशन होती है, क्योंकि इनहिबिटर के इफेक्ट को दिखाने के लिए हमें एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, ठीक है। मतलब वो पूरा का पूरा एक तरह से क्या आपका दैट इज ए डेरिवेशन, कि वो आपको डिराइव करना पड़ता है, ठीक है। सो उस डेरिवेशन में तो चलो अभी हम नहीं जाएंगे कि कैसे हम डिराइव करते हैं, बट बेसिकली आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पर कि जब भी बेसिकली आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है तो उसमें ना Vmax तो सेम रहता है, आप देखो चाहे इनहिबिटर है चाहे नहीं है तो Vmax तो सेम है। और Km, जो Km की वैल्यू है वो इंक्रीज करती है, जैसे पहले वैल्यू Km थी अब क्या होगी आपकी अल्फा Km, ठीक है। सो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर Vmax रिमेन्स सेम, ठीक है। और Km आपका क्या करता है, इंक्रीज करता है, Km इंक्रीज करता है, ठीक है। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि Km इंक्रीज करने का क्या मतलब है, ठीक है। फिलहाल आपको क्या याद रखना है कि इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन Vmax रिमेन सेम, Km इंक्रीजेस, ठीक है। अब Km इंक्रीज करने का क्या मतलब है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास ना 100 एंजाइम के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो 100 एंजाइम के मॉलिक्यूल्स एट ए टाइम वो मान लो 100 सबस्ट्रेट से बाइंड करते हैं और 100 प्रोडक्ट बन जाते हैं, ठीक है। 100 एंजाइम के मॉलिक्यूल है, 100 सबस्ट्रेट है और मान लो 50 इनहिबिटर है, ठीक है। तब क्या होगा, तब बेसिकली क्या होगा, कुछ एंजाइम के साथ तो सबस्ट्रेट लग गया, कुछ के साथ इनहिबिटर लग गया, क्योंकि Vmax तो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए कि 100 एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट लगे, 100 ES बने और 100 आपके प्रोडक्ट बन जाए, ठीक है। दिस इज Vmax। लेकिन अगर इनहिबिटर होगा, क्योंकि दोनों के लिए एफिनिटी है ना, मान लो पता नहीं चलो जितने भी लगेंगे 100 सबस्ट्रेट है 50 इनहिबिटर है, मान लो 100 में से चलो हम मान लेते 70 सबस्ट्रेट लग गए, लेकिन इनहिबिटर भी तो लगे फिर 30, तो उस केस में तो Vmax आ ही नहीं पाएगा। Vmax का मतलब यह कि जो हम इसकी स्टैंडर्ड केस लेके चले कि 100 एंजाइम है तो 100 सबस्ट्रेट लगे, ठीक है। लेकिन अब इस इफेक्ट को हम कैसे खत्म कर सकते हैं, अब मैं क्या करूंगा, मैं सबस्ट्रेट को बढ़ाऊंगा, ठीक है। मान लो 100 के मैंने 1000 कर दिए, 1000 से मान लो मैंने 10,000 कर दिए, 10,000 से मान लो मैंने 1 लाख कर दिए। सो बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, अब मान लो आपके पास 1 लाख सबस्ट्रेट है, 50 इनहिबिटर है, ठीक है। तो 1 लाख सबस्ट्रेट के आगे तो 50 इनहिबिटर कुछ है ही नहीं। सो बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट आई एम नलीफाइंग द इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर, ठीक है ना। जब सबस्ट्रेट और इनहिबिटर आसपास है तब तो इनहिबिटर का इफेक्ट दिखेगा, बट मैं इतना ज्यादा सबस्ट्रेट बढ़ा दूंगा कि 1 लाख सबस्ट्रेट के सामने 50 इनहिबिटर क्या है। सो बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट we are nullifying the effect of inhibitor. By increasing the concentration of substrate we are nullifying the effect of inhibitor. कि हम इनहिबिटर है चाहे नहीं है फर्क ही नहीं पड़ेगा, इन नलीफाइंग द इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर, और आप क्या अटेन कर पाओगे, Vmax, आप क्या अटेन कर पाओगे, Vmax, ठीक है। सो दिस इज योर कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर Vmax सेम रहता है, Km आपका इंक्रीज करता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे ना ये जो अल्फा है इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अल्फा जो होता है 1+I/Ki, ठीक है। I होता है इनहिबिटर की कंसंट्रेशन, ठीक है। I इज द कंसंट्रेशन ऑफ इनहिबिटर, ठीक है। इसमें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं हमें कि कैसे हमें ये डिराइव करना है।
सो कंसंट्रेशन ऑफ इनहिबिटर इज I, और Ki जो होता है वो एक तरह से इनहिबिशन कांस्टेंट होता है, इनहिबिशन कांस्टेंट। Ki is equal to inhibition constant, inhibition constant, ठीक है। तो इसमें आपको ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो आपका कौन सा इनहिबिशन है, दैट इज अनकॉम्पिटिटिव, ठीक है। ये अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है। जैसे इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये आपका एंजाइम है, अब कईयों में एक तो चलो एक्टिव साइट होती है और दूसरी साइट को क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक साइट, ठीक है। सो इफ आई एम शोइंग कि दिस साइट इज योर एक्टिव साइट, और जो दूसरी साइट है वो कैसी साइट है आपकी, एलोस्टेरिक साइट, एलोस्टेरिक साइट, एलोस्टेरिक साइट, ठीक है। तो अगर तो आपका सबस्ट्रेट लगता है, ठीक है ना, जैसे मान लो यहाँ पर सबस्ट्रेट लग गया, मान लो पहले सबस्ट्रेट लगता है, ठीक है, तो क्या बन गया आपका एंजाइम, सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये तो लग गया सबस्ट्रेट, ठीक है। अब जो इनहिबिटर है, अब इनहिबिटर जो लगता है वो सबस्ट्रेट के लगने के बाद लगता है इसमें, ठीक है। इनहिबिटर कब लगता है, आफ्टर बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट, ठीक है। और वो कहाँ पे लगता है आपका, एट एलोस्टेरिक साइट, जैसे सबस्ट्रेट लग गया फिर ये इनहिबिटर लग गया, ठीक है। अगर इनहिबिटर नहीं लगा तो फिर तो एंजाइम प्लस आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, और इनहिबिटर लग गया तो आपका कौन सा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा ESI, ठीक है। भले इसमें क्या अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में एक तो इनहिबिटर एक्टिव साइट पे नहीं बाइंड करता, ठीक है, इनहिबिटर कहाँ पर बाइंड करता है, एलोस्टेरिक साइट पे, और दूसरी बात यह है कि इनहिबिटर जो है वो एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करता है किसके बाद, सबस्ट्रेट के लगने के बाद, पहले सबस्ट्रेट लगता है फिर आपका इनहिबिटर लगता है, ठीक है। तो अगर हम इस टाइप के इनहिबिशन की बात करें तो उसमें क्या होता है, if we draw graph between 1/V versus 1/S, तो जैसे एक ग्राफ आपका ये हो गया और दूसरा ग्राफ आएगा आपका दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट होता है उसे हम अल्फा प्राइम बोलते हैं, जैसे यहाँ पर अल्फा प्राइम 1 होगा, यहाँ पर अल्फा प्राइम क्या होगा आपका 2, ठीक है। और यहाँ पर जो ये वैल्यूज होते हैं इसको लिखते हैं माइनस अल्फा प्राइम बाई के एम, माइनस अल्फा प्राइम बाई के एम, ठीक है। सो ऑब्वियसली इट हैज टू बी माइनस 1 बाई के एम, इट हैज टू बी माइनस 2 बाई के एम, ठीक है। अब यहाँ पर खास बात क्या होती है कि आपका के एम डिक्रीज करता है, ठीक है, के एम क्या करता है, डिक्रीज, और वी मैक्स भी डिक्रीज करता है, ठीक है। मतलब जैसे ये जो वैल्यू है ना, ये 1/V मैक्स की है, जैसे अगर आप यहाँ पे देखो ये जो वैल्यूज हैं, जैसे मान लो मैंने लिखा ऑब्वियसली इस वैल्यू को लिखा मैंने 1/3, ठीक है ना, ये लिखा 1/2, ठीक है ना, क्योंकि आप यहाँ पे 0 है, ऊपर की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हो, तो ये 0.33 है, ये 0.5 है, ठीक है। तो 1/V मैक्स तो बढ़ रहा है, लेकिन अगर आप V मैक्स की वैल्यू देखो, यहाँ पर V मैक्स की वैल्यू 3 है, यहाँ पे 2 है, तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर Km डिक्रीज करता है और आपका V मैक्स भी क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। यही चीजें मतलब पेपर में ना बस यही आना है कि Km और V मैक्स पे क्या इफेक्ट होता है या ग्राफ आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी V मैक्स की वैल्यू होती है वो होती है V मैक्स बाय अल्फा प्राइम, मतलब जो अल्फा प्राइम से वो एक तरह से कम हो जाता है, और या उसको आप एपरेंट, क्योंकि ये सब चीजें इनहिबिटर की प्रेजेंस में है, सो यू कैन राइट इट एज एपरेंट वी मैक्स, एपरेंट वी मैक्स, और जो एपरेंट के एम है वो कितना आपका के एम बाय अल्फा प्राइम, के एम बाय अल्फा प्राइम, ठीक है। सो एपरेंट वी मैक्स एंड एपरेंट के एम, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बहुत के एम और वी मैक्स क्या करते हैं आपके, डिक्रीज करते हैं, ठीक है।
ऐसे फिर हमारे पास जो थर्ड टाइप का इनहिबिशन है उसे बोलते हैं मिक्स्ड इनहिबिशन, ठीक है। थर्ड टाइप का इनहिबिशन को क्या बोलते हैं हम आपका मिक्स्ड इनहिबिशन। मिक्स्ड इनहिबिशन, मिक्स में बेसिकली क्या होता है, इसमें बाइंड जो है, बाइंडिंग तो आपका जो सबस्ट्रेट है उसने तो एक्टिव साइट पे बाइंड करना है और इनहिबिटर ने कहाँ पे बाइंड करना है, आपके एलोस्टेरिक साइट पे, ठीक है। इनहिबिटर ने कहाँ पर बाइंड करना है, आपके एलोस्टेरिक साइट पे, ठीक है। मिक्स्ड इनहिबिशन, जैसे मान लो ये आपका एंजाइम है, ठीक है, तो ये आपकी एक्टिव साइट है, ये आपकी एलोस्टेरिक साइट है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें इनहिबिटर सबस्ट्रेट के लगने से पहले भी बाइंड कर सकता है, ठीक है। जैसे मान लो कि आपका इनहिबिटर पहले लग गया, लेकिन वो बाइंड कहाँ पर करेगा, आपका एलोस्टेरिक साइट पे, तो क्या बन जाता है आपका EI कॉम्प्लेक्स, ठीक है। लेकिन अगर पहले सबस्ट्रेट लगा तो पहले क्या बनेगा, आपका ES कॉम्प्लेक्स। अगर पहले सबस्ट्रेट बाइंड करा तो पहले क्या बनेगा, ES कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब ES बनने के बाद, जैसे मान लो ये आपका ES बन गया, ठीक है। अब क्या होता है, इनहिबिटर अब भी आगे लग सकता है, जब ES बन गया तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपका ESI कॉम्प्लेक्स, ESI कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और फिर इससे क्या बन जाता है, आपका एंजाइम प्लस प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस केस में क्या आपका कि जो बाइंडिंग है इनहिबिटर की, वो मतलब जो इनहिबिटर है वो सबस्ट्रेट के लगने से पहले भी बाइंड कर सकता है और सबस्ट्रेट के लगने के आपका बाद भी बाइंड कर सकता है, ठीक है। जैसे जो पिछला हमने पढ़ा कौन से वाला, आपका नॉन कॉम्पिटिटिव, तो नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या हुआ था, सॉरी अनकॉम्पिटिटिव में हमने क्या पढ़ा कि आपका सबस्ट्रेट पहले लगता है फिर इनहिबिटर लगता है। बट मिक्स्ड इनहिबिशन के अंदर क्या है, इनहिबिटर ने बाइंड तो एलोस्टेरिक साइट पे ही करना है, बट जो इनहिबिटर की बाइंडिंग है वो बेसिकली आपकी सबस्ट्रेट के लगने से पहले भी हो सकता है, सबस्ट्रेट के लगने के बाद भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें जो एक तरह से अगर मैं आपको जैसे इक्वेशन भी लिख के दिखाऊं, इसमें इक्वेशन क्या होती है कि जो हमारा V नोट है इज इक्वल टू V max S बाय अल्फा KM प्लस अल्फा प्राइम KS, अल्फा प्राइम S, अल्फा KM प्लस अल्फा प्राइम S, ये इक्वेशन होती है। मतलब इसके अंदर जो वैल्यू होती है, जो आपका V max है, ठीक है ना, अगर यहाँ पर मैं वैल्यू लिखूं, जो एपरेंट V max है वो होता है V max बाय अल्फा प्राइम, एपरेंट V max इज इक्वल टू is V max by alpha prime and apparent Km, apparent जो Km है वो होता है आपका Km alpha Km by alpha prime, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, एक अब ऑब्वियसली यहाँ पर तो अल्फा और अल्फा प्राइम की वैल्यूज पे डिपेंड करेगा कि क्या होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम एक स्पेशल केस लेके चले, ठीक है, कि उसको बोलते हैं हम नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है। मतलब मिक्स्ड इनहिबिशन में होता है ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में आपका क्या होता है, जैसे अभी हमने Km की वैल्यू लिखी है, Km की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई है मिक्स्ड इनहिबिशन के अंदर, अल्फा Km बाय अल्फा प्राइम, ठीक है। अगर आपका अल्फा और अल्फा प्राइम इक्वल है, जस्ट एग्जांपल है कि अल्फा और अल्फा प्राइम इक्वल है, तो वैल्यू क्या रहेगी आपकी Km ही रहेगी ना, ठीक है। तो ये एक स्पेशल केस होता है कि जब अल्फा और अल्फा प्राइम इक्वल है तो आपका Km सेम रहेगा, ठीक है। तो इस पर ग्राफ में हम क्या शो करते हैं, जैसे एक ग्राफ ये हो गया और मान लो दूसरा ग्राफ आपका ये हो गया, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी है -1 बाय जो हम अल्फा Km दिखाते हैं, ठीक है। तो मतलब एक तरह से Km आपका क्या है, सेम रहा है, ठीक है। लेकिन जो V max है वो ऑब्वियसली क्या करेगा, डिक्रीज, दिस इज इन एब्सेंस ऑफ इनहिबिटर,
दिस इज इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर, ठीक है। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है आपका कि Km सेम रहता है और Vmax क्या करता है आपका डिक्रीज, Vmax क्या करता है डिक्रीज, Vmax डिक्रीजेस। तो ये क्वेश्चन है कि Ki ऑफ नोवल कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डिजाइंड अगेंस्ट एंजाइम इज 2.5 माइक्रोमोलर, ठीक है। ये हमें Ki दे रखा है। एंजाइम वाज एसिड इन द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर, जो कि कितना है आपका 5 माइक्रोमोलर, ठीक है। कितना है 5 माइक्रोमोलर, ठीक है। Ki 2.5 है और इनहिबिटर की कंसंट्रेशन कितनी है 5। उसने हमें Km बता रखा है कि Km इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर, Km की वैल्यू इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर कितनी है 30 माइक्रोमोलर। तो वो पूछ रहा है कि Km की वैल्यू इन एब्सेंस ऑफ इनहिबिटर कितनी होगी, ठीक है। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ठीक है। देखो आपको क्या दिया हुआ है, Ki दे रखा है 2.5 माइक्रोमोलर, इनहिबिटर की कंसंट्रेशन दे रखी है 5 माइक्रोमोलर और Km इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव है, तो मतलब अल्फा Km कितना दे रखा आपको 30, ठीक है ना। क्योंकि हमने पढ़ा ना भी कि Km इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर का होता है अल्फा Km, ठीक है। तो अल्फा Km है 30, ठीक है। और एब्सेंस ऑफ इनहिबिटर में सिर्फ Km होता है। अल्फा मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि 1 + I/Ki, ठीक है। 1 + I/Ki इंटू Km इज 30। तो अगर हम I/Ki देखें तो 1 + 5/2.5, तो आ गया 2, Km इज इक्वल टू 30, सो 3 Km इज इक्वल टू 30, तो Km कितना आ गया आपका 10 माइक्रोमोलर, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि Km की वैल्यू जो है वो इनहिबिटर की प्रेजेंस में बढ़ती है। अब इनहिबिटर भी डिपेंड करता है ना कितना है, अब जैसे 5 माइक्रोमोलर है, ये इनहिबिटर अगर आपका 10 माइक्रोमोलर होता तो अलग चीज होती। तो इनहिबिटर जितना ज्यादा होता है उस हिसाब से अल्फा की वैल्यू होगी और उस हिसाब से आपका फिर Km जो है वो इंक्रीज करेगा। सो ओवर हियर द राइट आंसर इज 10 माइक्रोमोलर, ठीक है। सो वी विल डिस्कस अबाउट दीज 3 टर्म्स। स्पेसिफिक एक्टिविटी क्या होती है, ठीक है। इसके अलावा आपका फोल्ड प्यूरिफिकेशन क्या होता है और परसेंटेज यील्ड क्या होती है, ठीक है। तो स्पेसिफिक एक्टिविटी बेसिकली क्या होती है आपकी कि जो भी एंजाइम एक्टिविटी है, ठीक है। टोटल एंजाइम एक्टिविटी बाय मिलीग्राम ऑफ प्रोटीन, टोटल एंजाइम एक्टिविटी डिवाइडेड बाय मिलीग्राम ऑफ प्रोटीन, डिवाइडेड बाय मिलीग्राम ऑफ प्रोटीन, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक एक्टिविटी, ठीक है। फोल्ड प्यूरिफिकेशन बेसिकली आपका क्या होता है, दैट इज स्पेसिफिक एक्टिविटी बाय इनिशियल स्पेसिफिक एक्टिविटी। जैसे ना अलग अलग स्टेप्स होते हैं प्यूरिफिकेशन के, जैसे अभी मैं आपको एक क्वेश्चन से थोड़ा क्लियर भी करूंगा कि स्पेसिफिक एक्टिविटी और जो अब आई है और जो उससे पहले है, क्योंकि ये जो प्रोटीन्स होते हैं ना इनको बड़े सारे हमें स्टेप्स करने पड़ते हैं, क्रोमेटोग्राफीज करनी पड़ती हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। इनिशियल स्पेसिफिक एक्टिविटी, ठीक है। और परसेंटेज यील्ड क्या होता है, टोटल एंजाइम एक्टिविटी बाय स्टार्टिंग टोटल एक्टिविटी, टोटल एंजाइम एक्टिविटी डिवाइडेड बाय जब स्टार्ट किया था स्टार्टिंग टोटल एक्टिविटी इंटू 100, ठीक है। टोटल एक्टिविटी इंटू 100, ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन आपको मैं कराता हूँ तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम इन सब वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर हमने लिखा स्टेप वॉल्यूम टोटल प्रोटीन, then we have total activity,
total activity, and then we have specific activity. Specific activity, ठीक है। जैसे स्टेप पहले का जो सेल का एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, चलो ये तो एक तरह से सेल एक्सट्रैक्ट है, और दूसरा लिखा हुआ है DAEE सरफेस सेल, मतलब ये एक तरह से क्रोमेटोग्राफी हमने करी। क्रोमेटोग्राफी के बाद हम देखेंगे कि कितनी हमारे पास वॉल्यूम आई है, ठीक है। जैसे मान लो पहले आपके पास 8000 ml है, और क्रोमेटोग्राफी करने के बाद कितना रह गया 10 ml, ठीक है। पहले जो प्रोटीन था वो 400 था, अब कितना रह गया 2 mg इन मिलीग्राम, ठीक है। अब टोटल एक्टिविटी जो बेसिकली हमें दे रखी है दैट इज यहाँ पर कितनी आ गई 800 एंड 200, 800 एंड 200, ठीक है। अब स्पेसिफिक एक्टिविटी मैंने आपको क्या बताई क्या होती है कि एंजाइम एक्टिविटी बाय मिलीग्राम ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो 800 बाय 400 कितना हो गया 2, यहाँ पर कितना हो गया 200 बाय 2 इज 100, ठीक है। तो ये हमने स्पेसिफिक एक्टिविटी निकाली, एक्टिविटी बाय मिलीग्राम ऑफ प्रोटीन, ठीक है। अगर अब आप सोचे कि फोल्ड प्यूरिफिकेशन क्या है, तो फोल्ड प्यूरिफिकेशन आपकी स्पेसिफिक एक्टिविटी दूसरे स्टेप के बाद कितनी है 100, ठीक है, और इनिशियल कितनी थी 2, तो कितनी फोल्ड प्यूरिफिकेशन हुआ 50, ठीक है ना। आप देख सकते हो यहाँ पर ये 100 है, क्योंकि यहाँ पे 2 ही स्टेप हैं, अदरवाइज अलग अलग स्टेप्स होते हैं ना, उसी हिसाब से होते हैं। जैसे 5 स्टेप होते तो वो, जैसे अभी आपने ये इसके बाद ये फर्स्ट स्टेप करा, फिर सेकंड करा, यहाँ तो 2 ही स्टेप हैं, ये स्टेप तो एक ही करा है, स्टार्टिंग में सेल एक्सट्रैक्ट है। परसेंटेज यील्ड की बात करें तो परसेंटेज यील्ड क्या बताया उसने कि टोटल एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है, जो भी हमारी कितनी है यहाँ पर 200 है, स्टार्टिंग में कितनी थी 800 इंटू 100, तो ये कितना आ गया 25%, कितना आ गया 25%, ठीक है। तो स्पेसिफिक एक्टिविटीज टोटल एंजाइम एक्टिविटी बाय मिलीग्राम ऑफ प्रोटीन, ठीक है, हमेशा याद रखना मिलीग्राम। अगर आपको माइक्रोग्राम में दे रखा है तो पहले मिलीग्राम में कन्वर्ट करना, ठीक है ना। जैसे दे दिया कि आपको 100 माइक्रोग्राम है, तो 100 माइक्रोग्राम को पहले आप किस में कन्वर्ट करोगे मिलीग्राम में, तो 100 इंटू 10⁻⁻⁶, तो आपको -3 चाहिए, तो 100 इंटू -3 इंटू -3 ग्राम, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपके पास 0.1 मिलीग्राम, ठीक है ना। जब भी जो भी वैल्यू माइक्रो में दी होगी उसको मिली में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। फोल्ड प्यूरिफिकेशन जो आपका स्पेसिफिक एक्टिविटी बाय इनिशियल स्पेसिफिक एक्टिविटी, और परसेंटेज यील्ड क्या आपका टोटल एंजाइम एक्टिविटी बाय स्टार्टिंग टोटल एक्टिविटी, ठीक है।